स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज जो तीन मुद्दे हम आपके सामने लेकर आए वो बहुत दिलचस्प हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, क्या राहुल गांधी लोकसभा चुनावों का एजेंडा जो है वो तय कर रहे हैं, यानी कि दशा और दिशा वो तय कर रहे हैं। मुद्दा नंबर दो, बौखलाहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितनी लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं, ना उन्हें परवाह है ना भाजपा को परवाह है। और मुद्दा नंबर तीन, चुनाव आयोग तुम और कितना गिरोगे। लगातार चुनाव आयोग जो है वो जलील हो रहा है, मगर मजाल है भाजपा जिस तरह से ज्यादती कर रही है उस पर एक भी टिप्पणी। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे राहुल गांधी के साथ। वैसे मानना पड़ेगा दोस्तों, ये वो शख्स है जिसे बदनाम करने की कोशिश आज से नहीं 10-12 सालों से की गई। पूरी एक रणनीति बनाई गई राहुल गांधी को बदनाम करने की। आज क्या हो रहा है? आज राहुल गांधी जिस कंसिस्टेंसी से, जिसे कहते हैं ना, पूरी कंसिस्टेंसी से मुद्दे उठाते रहे हैं, नतीजा यह कि अब प्रधानमंत्री को उनके पिच पर आकर खेलना पड़ा है। क्या यह चुनावों के लिए भी निर्णायक है? क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा। अभिसार, विपक्ष एजेंडा सेट करने में कम से कम 2024 में जीत गया है, क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है 2014 के बाद से कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में खेल रहे हैं, अपना कुछ देने के लिए नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने अंबानी अडानी को, अपने प्रिय मित्रों को निशाने पे लिया है, यह निश्चित तौर पे राहुल गांधी की जीत है। एजेंडा सेट है, आधा सीटों पे मतदान बाकी है, उसमें भी यही हाल रहेगा। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि राहुल गांधी जो हैं वो कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं, यानी कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन एंड लेंथ पर पूरा ख्याल है और तब भी वो असर डाल रहे हैं, तब भी भाजपा बौखला रही है। और बावजूद उसके कि पूरी तरह से प्रचार तंत्र उनके खिलाफ, मीडिया उनके खिलाफ, मगर फिर भी ये व्यक्ति लगा हुआ है और साथ मिल रहा है उनकी बहन प्रियंका का। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरा ये मानना है कि राहुल ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। मोदी जी को मजबूर होकर पूरी तरह उनकी पिच पर आना पड़ा है। पहले ही दिन से वैसे वो न्याय पत्र को लेकर पहले उसी पिच पर खेल रहे थे। अब वो राहुल के बहाने जब उन्होंने अपने मित्रों पर हमला कर दिया है तो ये समझिए कि पूरी तरह राहुल का एजेंडा सेट हो गया है। राहुल के एजेंडे पर मोदी जी बात कर रहे हैं। भाषा, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अचानक ये जो उनमें परिवर्तन आया इन्हीं चुनावों में आया। आप देखिए एक अरसे से, और मैं बाकायदा अपने दर्शकों को वो घटनाक्रम बता सकता हूं। कोरोना को लेकर राहुल की चेतावनी, अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल की चेतावनी, चाइना को लेकर लगातार, यानी कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों की शहादत से पहले ही वो लगातार चेतावनी देते रहे। और अब अडानी सबसे दिलचस्प मिसाल है। प्रधानमंत्री ने क्या पलटी मारी है भाई, गजब पलटी मारी है। अब अपने परम मित्र को काला धन की बात कर रहे हो आप, कमाल है साहब। और वो भी बकायदा डिपिक्ट करके कि बोरों में और टेम्पो में पैसा जा रहा है। नहीं, वो बोरे, वो काले काले बैग्स में, काले काले बैग्स में नोटों की गड्डियां, और वो टेम्पो जा रहा है। ड्राइवर का नाम नहीं बता पाए और वहां तक ईडी नहीं पहुंच पाई, ये अलग बात है। और कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के बाद ये हाल। मगर मेरा सवाल है, राहुल गांधी जिस तरह से कंसिस्टेंसी से एक अरसे से मुद्दे उठाते रहे भाषा, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने आप में ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिन्होंने ये साहस किया कि सीधे सीधे बड़े कॉर्पोरेट की लूट पर निशाना लगाएं, जो कांग्रेस का कल्चर बिल्कुल नहीं रहा है। दो चीजों में उन्होंने अपनी मार्क बहुत क्लियर पैदा की है। कॉर्पोरेट लूट, क्रोनी कैपिटलिज्म को, जो कि शब्दावली कांग्रेस की नहीं रही, और दूसरा आरएसएस सूट-बूट की सरकार, वहां से शुरू किया था सारा। और आप देखिए, राफेल से लेकर अभी तक राहुल गांधी कहीं भी कितना भी हमला हो जाए एक कदम पीछे नहीं हटे हैं। अंबानी अडानी की सरकार, अब आप देखिए, याद हम दो हमारे दो, गुजराती किस तरह से लूट रहे हैं। ये सारा जो नरेशन है, ये जिस तरह से उन्होंने इस पर कायम रहे, जितना भी हमला हुआ, और ये शायद इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है, जहां पर विपक्ष मजबूर कर दे कि मोदी जी अडानी और अंबानी को बता रहे हैं कि वो कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं और किस मोड में पैसा दे रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ ये भी जिक्र करूंगी, उसका तुरंत जवाब जो राहुल गांधी ने दिया मोदी जी के नाम संदेश जारी करके, वो भी बताता है कि अब अपर हैंड किसका है। और कॉर्पोरेट लूट पहली बार संभवतः चुनाव में एक मुद्दा बना है, पहली बार। मुकुल, मेरे ख्याल से बहुत ही सोच के साथ,
रणनीति बनाई गई है। देखिए, संविधान का मुद्दा उठाया गया और ऐसी हवा में नहीं, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। दिया कुमारी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजस्थान, वो अब भी ये बात कह रही हैं। और देखिए, संविधान पर मोदी जी इस कदर बौखला गए राहुल के हमले से कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को दे देंगे, SC ST से लेकर अश्लील कार्टून्स बनाए जाने लग गए। तो संविधान के मुद्दे पर खास तौर से राहुल गांधी जिस फोकस्ड अंदाज में हमला बोलते रहे, वो बौखलाहट हमें दिख रही है। पूरी की पूरी संविधान हुआ, लोकतंत्र हुआ, इन सब मुद्दों पर जो राहुल ने सवाल उठाए, मोदी जी उसके जवाब पर ही लगे रहे और जवाब नहीं दे पाए। और ये बहुत शुरुआत से ये है कि जितने मुद्दे उठा रहे हैं राहुल, वो बोल रहे हैं मोदी, और वो मोदी को बैकफायर कर रहे हैं। वो जितने भी मुद्दे लेकर आए, अब ये सबसे नया मुद्दा ये अंबानी अडानी का आया। मैं इसमें एक बात कहूं, मैं थैंक यू मोदी जी कहना चाहूंगा। दरअसल मुझे कल पहली बार पता चला है कि काले धन के लेन देन का कोड क्या है। कोड है कि अगर काला धन हवाई जहाज से भेजा जा रहा है तो शायद ये कहा जाएगा कि टेम्पो से भेजा जा रहा है। जैसे हम फिल्मों में सुनते थे ना, 1 खोखा 2 खोखा, एक टेम्पो भेज दिया भाई। तो मुझे लगता है कि काला धन का एक कोड है, डिकोड जिसे किया है मोदी जी ने, वो है टेम्पो हवाई जहाज से पैसा आ रहा है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, और हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट सेक्शन में आके गाली बकते हैं, अंध भक्ते हैं। आप देखिए, आपको खुद को सोचना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को डिफेंड करके आपने तमाम एयरपोर्ट्स एक ही व्यक्ति को दिए, आपने एजेंसीज के सहारे अन्य बिजनेस हाउसेस पर दबाव बनाया, अब उसे ही प्रधानमंत्री त्यागने को तैयार हैं। भाषा, दिस इज, जिसे कैसे ना, स्ट्रेंजर देन फिक्शन, कल्पना से भी विचित्र। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना, जो विपक्ष कहता रहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे साहब ने ठगा बिल्कुल नहीं। तो ये इसकी जीती जागती मिसाल है कि जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे थे, आपने खदान दे दी, जंगल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। मैं तो कह रही हूँ 500 मीटर के बाद जितने बंदरगाह हैं उनका आप नाम उठा के और नक्शा उठा के देख लीजिए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है, इससे ये पता चलता है कि वो कितना डेस्परेट है, हर हाल में जीत हासिल करनी है। उन्हें ये लग गया है, जो उनके पास फीडबैक है, कि उनकी जो इमेज है इन दो दोस्तों की वजह से बहुत खराब हो रही है। और मुझे लगता है अंदर से उनके पास ये भी फीडबैक होगा कि कहीं कांग्रेस को मदद तो नहीं हो रही। तो एक डर का माहौल, और उनको ये भी लग गया है कि अब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। मैं यहां कह रही हूं, कुछ भी में आप जोड़ लीजिए, जो हम अगला इशू डिस्कस भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए। मतलब यह है कि आपने जो क्रोनिक कैपिटलिज्म पैदा किया, जैसे राहुल गांधी खुद ही बोल रहे थे कि आपने 21 पैदा किए, हम इतने लखपति पैदा करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। तो अब मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है एजेंडा सेटिंग राहुल गांधी। मुकुल, यहां पर राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से अपने इन तमाम हमलों के जरिए जो एक चीज मोदी को लगातार एक्सपोज कर दिया है, और देश की जनता को बहुत ही सफलतापूर्वक बताने में वो कामयाब रहे हैं कि देखिए, मोदी जी किसी के नहीं है। वो अडानी जिनके ऊपर मुंह नहीं खुलते थे, अब उन्हें काला धन वाली बात, अंबानी, अच्छा, एंड शॉकिंग, ये देश के 2 सबसे धनी व्यक्ति हैं, सत्ता आपकी है, और आप जनता को काला धन की बात कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? कहां है आपकी एजेंसी? क्या वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सुताई के लिए हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये सोचा, और बीजेपी के जो प्रवक्ता भी हैं और जो समर्थक हैं, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सरकाज़म में कहा, व्यंग में कहा। लेकिन व्यंग में ये कहना कि आपको ये बताइए कि मोदी, उनसे कितना पैसा मिल रहा है, ये ठीक है, लेकिन काला धन, बोरे, टेम्पो, यहां तक पहुंच गए। यानी उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया कि चोरी का माल है, और वो भी लेते रहे हैं, और अब राहुल को भी मिल रहा है। तो शायद ये और बता क्या दिया, इन्होंने जो बात कही वहां से मैं उठाना चाहता हूं। इन्होंने कहा, प्रवक्ता जो कह रहे हैं व्यंग की बात, अच्छा, राहुल गांधी के जवाब में आप किन लोगों को उतार रहे हैं? कांग्रेस के वो फूके हुए कारतूस, वो आचार्य प्रमोद कृष्णन, हाँ, वो व्यक्ति जो आरक्षण का विरोध करता है, वो आप किसे उतारे? राधिका खेड़ा। और ये सब झूठ बोल रहे हैं। भाषा, मतलब राहुल गांधी के जवाब में आपने किसने उतारा? अव्वल दर्जे के कांग्रेस के फूके हुए झूठे कारतूस। नहीं, अगर 4 दिन आप रुक भी जाते, राधिका खेड़ा को ना लेते, तब भी उसकी बात का एक वजन था। आपने तुरंत बीजेपी में ले लिया, बीजेपी का, यानी एक पूरी रणनीति के तहत कि आप पहले ये साबित कीजिए कि आप उनका कितना नुकसान कर सकते हैं, फिर आप बीजेपी में आ जाइए। मुझे लगता है बहुत सोच समझ के उतारा होगा इनको, क्योंकि मोदी जी को और पूरी बीजेपी की IT सेल को ये लगा होगा कि अगर इनका काउंटर ये लोग करेंगे तो लोग विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उनके प्रवक्ताओं पे तो विश्वास है नहीं। तो जो कांग्रेस से आए प्रवक्ता हैं, जैसे होता है ना, मैंने कहा कि मोदी जी की भीषण नीति है, घर का भेदी लंका ढाए, तो उन्होंने सोचा कि जो राहुल गांधी के खिलाफ अटैक करने का काम है वो उन्हीं के लोग करें, द सो कॉल्ड, अभी भी वे उन्हीं के लोग हैं।
लेकिन इसमें देखिए, मैं जो दूसरी बात कहना चाहती हूँ, जिस लैंग्वेज में जो भाषा इस्तेमाल की, वो ऐसा लग रहा है कोई मवाली बोल रहा है। कितना पैसा मिला, क्या डील हुई, काला धन है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अगले विषय में हम चर्चा तो करेंगे प्रधानमंत्री की भाषा पे। ये जो है ना, ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश है मोदी जी के द्वारा, वो एक डेस्परेशन है, बेहद परेशान है वो अंदर से। और कांग्रेस ने पूरी टाइमलाइन दे दी है 3 अप्रैल के बाद से। वो लगातार बोल रहे हैं, वो रुके नहीं है, 7 तारीख को भी बोले। 103 बार राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया और 30 बार अंबानी का नाम लिया 3 अप्रैल से लेकर अभी तक का। और कल फिर ले लिया। शॉकिंग ये है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं कि मित्रों, आपने करसे से राहुल गांधी के मुंह से अडानी अंबानी नहीं सुना। अरे कल ही उन्होंने कहा। मतलब आप ऐसा झूठ देश की जनता को बोल सकते हैं? सबसे शॉकिंग, आप देश की जनता को झूठ बोल रहे हैं साहब। यही मतलब, ये हैरत भी हो रही है कि उनका भाषण कौन लिख रहा है, वो कल क्या कह दें। कल क्या कह दें, हो सकता है कल आरएसएस से भी कह दें कि आरएसएस से राहुल को सपोर्ट मिल रही है, बताएं। तो भाई उनका मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पहुंच गया है मामला। ये बिल्कुल हैरत। लेकिन देखिए, राहुल की तो जीत है। मुझे लगता है कि 5 मुद्दे भाई पूरे समय वो पानी पी पी के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दुष्प्रचार करते रहे। अब अंबानी अडानी पर दुष्प्रचार नहीं, सॉरी, झूठ कहिए उसको। मुझे लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने सिवाय झूठ के, मैं झूठ से भी आगे मैं कहूंगा ये जहर हो गया। मंगलसूत्र तक पहुंच जाना ये झूठ नहीं है, ये जहर बोना हो गया है भारत की धरती पर। और मुझे यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने प्रमाणित किया है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये शोध का विषय भी होगा कि आपके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र, आपकी विश्वसनीयता को तार तार करने की कोशिश आज से नहीं, जैसे मैंने बताया 10-12 सालों से। और इसके पीछे आप जानते हैं एक स्वर्गीय वित्त मंत्री की पूरी भूमिका थी। उन्होंने किस तरह से अपने पसंदीदा संपादकों को बैठ के राहुल गांधी की भूमिका, उनकी सोच, उनकी राजनीति पर टारगेट किया। ये सब होने के बावजूद ये व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा करता है, न्याय यात्रा करता है, मुद्दों पर बने रहता है, उसकी एक एक बात सच साबित होती है, और अब वो लगातार अपनी राजनीति कर रहा है। जीत हार एक अलग बात है, मैं कहता हूं भाषा, मगर कम से कम वो बंदा कोशिश कर रहा है, और उसने आधुनिक राजनीति के लिए एक सबक दिया है कि व्यवस्था आपके खिलाफ हो, मगर तब भी आप जो है मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से अभी सर उन्होंने कहा भी कि आज की जो लड़ाई है वो आजादी से पहले की जो लड़ाई कर रहा था भारत, वहां पर है जहां सारा सिस्टम आपके पक्ष में नहीं। वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि सीधे बोलते हैं, न्यायपालिका पे भी सवाल उठाते हैं जब उनके कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक एजेंडा सेटिंग है, ये बहुत समय बाद हुआ है कि विपक्ष, और खास तौर से जब विपक्ष में कांग्रेस है, तब वो एजेंडा सेट करके, और उस एजेंडे में भी देखिए जो बातचीत है वो बहुत डेयरिंग है, यानी बहुत दिलेरी वाली है कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, हम इकोनॉमिक इक्वालिटी लाएंगे, आर्थिक समानता लाएंगे, और दूसरी कॉर्पोरेट लूट पर जो एक साथ राफेल के समय से, मैं कहूंगी 2014 के बाद से आज तक देख लीजिए, जो कॉर्पोरेट मित्रों को सारी छूट मिली है, वो जिस तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकल डिबेट में लाया, यह कांग्रेस के लिए भी बहुत अप्रत्याशित है। और बावजूद इसके कि मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा था। कह दूं, जो आपने कहा कि वाकई भारतीय राजनीति के लिए भी, राजनेताओं के लिए एक सबक है राहुल गांधी की राजनीति, कि आप लगातार अपने मुद्दों पर बने रहें, अपनी समझ को बढ़ाते रहें, लोगों के बीच जाते रहें। ये एकदम से जो दल बदल हो रहा, उन लोगों के लिए भी सबक है कि आप एक एक उसमें ऐसे ना घबरा जाइए कि आप डर जाइए कहीं किसी दबाव में। ये एक राजनीति के लिए सबक है कि अगर आप अपने मुद्दों पर रहेंगे तो उसकी जीत होगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए भारत एक लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। ये ऐसा किसी भी दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ है जहां एक देश में लोकतंत्र है, जहां का मीडिया पूरी तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहा है, राहुल गांधी के भाषणों को ही छुपा जाता है। बावजूद इसके, अगर उसके शब्द, उसके भाषण की वजह से भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति इस कदर बौखला रहे हैं, तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसी बौखलाहट पर हमारा दूसरा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषाई मर्यादा का तो उल्लंघन कर रहे हैं, अब अपने परम मित्र गौतम अडानी पर उन्होंने हमला बोल दिया है, काला धन का जिक्र कर दिया है। लगातार हर गुजरते दिन के साथ उनकी भाषा का स्तर भी गिरता है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? हाँ, मेरा मानना यह है कि ये मामला जीत के लिए नहीं है। अब जीत के लिए नहीं लड़ रहे मोदी जी, अब वो अपनी हार से बौखलाए हुए हैं।
ये बौखलाहट का मामला है। और अब जो आपने लक्ष्मण रेखा कहा, मैंने कहा लक्ष्मण रेखा की बात तो अब तो पता नहीं कौन सी राम रेखा भी उन्होंने लांघ दी है और हद से बेहद पर आ गया है और रोज नए दिन एक नया कीर्तिमान गिरने का बनता जा रहा है। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, बिल्कुल साफ है कि 2024 का चुनाव इसलिए याद रखा जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री बार बार झूठ बोलो, नफरत नफरत नफरत, हिंदू मुसलमान और अंत में अपने मित्रों पर भी गाली और तीर निशाना साधना। यानी जिस तरह से एक डिक्टेटर जब देखता है कि जनता उसके खिलाफ जा रही है, जो बौखलाहट होती है वो एग्जैक्टली मोदी जी के तमाम भाषणों में दिखाई दे रही है। 3 चरण पूरे हुए हैं, आगे के चरणों में हाल और खराब होने वाला है मोदी जी का। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है, जो सबक हमें इससे मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपनी बात रखने के लिए उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि देश का ताना बाना बिगड़े, क्योंकि वो लगातार, मानो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, वो वहां पर नहीं रुकते हैं। अब वो अपने दोस्तों पर हमला बोल रहे हैं, इससे उनकी बहुत अच्छी छवि पेश नहीं हो रही है। इस बौखलाहट में जो संदेश जा रहा है कि जब आप गुस्से में हो, जब आप बौखला जाएं, तब आप अपने दोस्तों का साथ भी नहीं देते हैं। और इससे प्रधानमंत्री का कोई बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, एक इमेज नहीं जा रहा है देश की जनता के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय डंका बज रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को बहुत शौक है खुद को विश्व गुरु बताने का। आपके सामने द ऑस्ट्रेलियन, नरेंद्र मोदी न्यू एलाई वाज अ मास रेपिस्ट, बात प्रज्वल रवन्ना की, और यह बात द ऑस्ट्रेलियन में। फिर आप देखिए साहब, द टाइम्स, नरेंद्र मोदी न्यू ऑफ रेप क्लेम्स अगेंस्ट एलाई प्रज्वल रवन्ना। और फिर हेरल्ड सन की खबर, इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर ही रहे हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डंका बज रहा है। बौखलाहट तो स्वाभाविक ही थी ना भाषा। बिल्कुल। और देखिए, जो बौखलाहट है, मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगी कि इन चुनाव प्रचार में अगर आप ध्यान से देखें, पहले चरण के बाद से मोदी जी को यह लग गया कि वह अगर हिंदू मुसलमान डिवाइड नहीं करवा पाएंगे तो बीजेपी के पास कुछ नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, सिर्फ और जो जिस तरह से उन्होंने कल ये बयान दिया है कि स्पोर्ट्स में मुसलमानों को कर लेंगे। याद रखिए कि 19 अप्रैल को यही शख्स मोहम्मद शामी के गांव के बगल में भाषण दे रहा था, और कल ही रांची बीजेपी ने एक प्रोग्राम किया जहां पे बताया कि सैकड़ों मुसलमान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो तमाम चेहरे हैं बीजेपी के और मोदी जी का, इतने भयानक लेवल पे नीचे उतरना, क्योंकि उसके लिए हमारे पास हिंदी अंग्रेजी में अभी शब्द ही नहीं है जिस तरह से वो नीचे गिरते जा रहे हैं। और जिस तरह से वो एक फियर साइकोसिस, बेसिकली वो चाहते हैं कि लोग डर जाएं, हिंदू औरतें डर जाएं, सबसे पहले डरा के उनको सुहाग की बात हो कि भाई मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा। और यही उन्होंने एज दे दी कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी या तेजस्वी या जितने भी विपक्ष के नेताओं को। मैं तो ये कहता हूं यहाँ पर भाषा की एक करारा तमाचा है इस देश की जनता के चेहरे पर, क्योंकि जब आपको बार बार आपसे कहा जाता है ना कि साहब आपका ये छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा, और जो हकीकत से कोसों दूर है, आप कहीं ना कहीं अपनी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और कुछ नहीं। मुकुल, यहां जो मैं मुद्दा यहां पर उठाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बारे में कहना, देखिए इससे कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के अपने जो उनकी शख्सियत है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, कि जब आप बौखला जाएंगे तो आप अपने दोस्तों को भी त्यागने को तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, आप सोचिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड को किस तरह का संदेश जा रहा है कि आप एक चुनावी मंच पर अपने देश के 2 सबसे धनी व्यक्ति, जिन्हें आप ही ने फायदा पहुंचाया, उन्हें आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। फायदा पहुंचाया, उन्हीं के विमानों में आप उड़ते दिखे चुनाव प्रचार करते हुए। और दोस्तों की बात है, जहां तक धोखा देने की बात है, तो ये इतिहास है बीजेपी का भी, चाहे वो और जनसंघ का भी और आरएसएस का भी, कि जब जब चाहे वो आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे तब भी धोखा दिया गया, चाहे वो गुजरात सरकार के दौरान देख लीजिए, इनके बहुत प्रिय मित्र बड़े करीबी मंत्रियों तक को धोखा दिया गया, और अब आकर यहां बात पहुंच गई है। तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। वही जो भाषा ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तो वो स्तर आ गया। लेकिन सबसे दिलचस्प ये बात है अभिसार, और इस सुकून की बात है कि वो आज अभी झूठ बोलते हैं और 2 मिनट बाद वो झूठ पकड़ा जाता है। और वो झूठ
और उस पर कोई जो गोदी मीडिया वो भी डिफेंस नहीं कर पाता, चुप हो जाता है। इस पर कोई डिबेट एक दो चैनलों के अलावा गौतम अडानी और अंबानी कोई नहीं कर पाया। किस चैनल ने किया? मुझे तो नहीं लगता किसी चैनल ने किया। एबीपी ने किया। मैं दिलचस्प बात बताता हूं, क्योंकि हम गौतम अडानी की बात कर रहे हैं। कल एक बहुत दिलचस्प बात आई, जैसे गौतम अडानी पर आपने एक निहायत ऐसा बयान दिया, मैं देख रहा हूं कि उनका जो चैनल है उस पर एक स्पिन दे रहा है कि प्रधानमंत्री ने राहुल को घेरा। अरे शर्म कर लो भाई, तुम्हारी बखिया उधेड़ रहे हैं वो। राहुल को घेरा, जैसे अभी आपने बताया डंका बज रहा है रेप के मामले में, तो जब ब्रजभूषण का टिकट नहीं दिया, उसकी जगह उसके बेटे को दिया, तब भी बहुत लोगों ने कहा कि ब्रजभूषण को झटका। अरे भाई ये झटका है या इनाम है? वो उन्हीं के हाथ पकड़कर चल रहा है, उन्हीं के नाम पर टिकट मिला है। तो ये पूरा का पूरा मामला अगर प्रज्वल रेवन्ना में ये भी कह दें कि वो जेडीयू का है, जेडीएस का है और ये पहले कांग्रेस, लेकिन ब्रजभूषण तो आप ही का आदमी है ना। लगातार उससे पहले आपने कुलदीप सेंगर, ये लगातार एक सीरीज बन रही है और उसका जवाब नहीं है इनके पास। और देखिए मैं यहाँ कहूंगी कि इसमें जो महान पीएम के महान इंटरव्यूज आए हैं उससे यह पता चलता है कि मीडिया कितने निम्न स्तर पर गया है। जिस बेशर्मी के साथ जो रीसेंट इंटरव्यू है महान पीएम का नविका कुमार और सुशांत सिंह के साथ है, आप उसमें देखिए किस तरह के सवाल है। प्रज्वल रेवन्ना पर डिफेंड करने की कोशिश है, मतलब ये कल्पना से भी परे है कि जो मास रेपिस्ट का रेप का एक्यूज्ड है, आप उसको वो इंटरव्यू मैंने देखा नहीं, मगर मैंने उसका क्लिप देखा। भाषा उनको रुलाने की कोशिश की जा रही है, क्या मजाक हो रहा है? मैं इसी पर मैं अभी आज ही की बात बताऊं, जिसमें वो कह रहे हैं, उन्होंने पूछा कि वो आप ये पहला चुनाव है जब माँ के बिना आप माँ का आशीर्वाद लिए बिना, तो वो बड़े भावुक होते हैं। पूरा एक सेट, एक स्क्रिप्ट है। लेकिन इसी के जवाब में मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि तमाम कोविड में जिन लोगों ने अपने को खो दिया वो उनके बिना वोट देने जा रहे हैं, उनका क्या हाल है। तो देखिए ये इससे ये साबित होता है, इसीलिए मैं चुनाव के दौरान दिए गए इंटरव्यूज को सामने लेकर आई हूं, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी जब एजेंडा सेटिंग नहीं हो पा रही है तब वह मीडिया में एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज देते हैं। जिन मीडिया घराने उनके फुल पेज एड छाप रहे हैं, और वो इंटरव्यू देखिए तो ऐसा लगता है कि चुनावी सभा में जो मोदी जी कहना चाह रहे थे उसी को जगह देकर वो कोशिश कर रहे हैं कि यही परसेप्शन है। और मुझे लगता है प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है अभिसार, जिसमें मोदी जी की चुप्पी बंद है, जिसमें अमित शाह बिल्कुल होठ सिले में, और हमारी ग्रेट स्मृति ईरानी तो डेफिनेटली नहीं बोल सकती हैं, और बृजभूषण शरण सिंह और उनके इर्द गिर्द जो माहौल है अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। देखिए मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है। आपने कल देखा खीरी में जाकर अमित शाह ने एक ही मंच पे साथ में अजय मिश्रा टेनी खड़े हुए थे कि आप इनको वोट दीजिए, इन्हें जिताइए, मैं इन्हें और बड़ा आदमी बता दूंगा। देखिए आप जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं, आप चिढ़ा रहे हैं जनता को। उसका बेटा आरोपी है, सामने तस्वीर है, किसानों को रौंदते हुए निकल गया। आप कह रहे हैं अपने मंच पे खड़ा करके कि मैं तुम्हें और बड़ा आदमी बताऊंगा। इससे ज्यादा करारा तमाशा बेटा आरोपी है और बाप बचा रहा है उसे। साफ दिख रहा है। अगर बाप नहीं बचा रहा होता, कहता मेरा इससे कोई संबंध नहीं और ये इसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाप उसे बचा रहा है, और बाप ही नहीं उनसे भी ऊपर जो उनके साहिब बैठे हैं वो सब बचा रहे हैं उसे, तो वही सवाल तो उठेगा। तो एक और सबसे शॉकिंग प्रधानमंत्री ने मानो मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मतलब क्या बेतुका बयान है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर दिया जाएगा। यार तुम क्या कर रहे हो? और नहीं, एक मिनट, सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि आप मोहम्मद शमी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप, उसकी वजह से हम लोग फाइनल पहुंच पाए। ये क्या जहर है भाई? क्योंकि देखिए जहर के अलावा इनके पास बांटने के लिए कुछ नहीं, और मुझे लगता है जिस तरह से ये जहर बांटे जा रहे हैं उससे यह भी साबित हो गया है कि जो रिकॉर्ड पुराना है इनका, क्योंकि यही इनकी अर्निंग है, जो द ग्रेट गुजरात मॉडल है वो दरअसल यही है। और वो गुजरात ग्रेट मॉडल में दो चीजें हैं कि आप नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सकते, आप हिंसा के अलावा कुछ नहीं दे सकते। और जिस तरह से आप देखिए तीसरे चरण में इन्होंने वोट नहीं डालने दिया मुसलमानों को, और जिस तरह से संभल से जो वीडियोस आए हैं, आज एक खबर ये भी छपी है कि गुजरात में एक आदमी कितनी बार वोट डालता है, खुद ही लाइव वीडियो कर रहा है। तो साम दाम दंड भेद, जिसके ऊपर सबसे बड़ा ठप्पा है कि आप नफरत फैलाएंगे, लोगों को डराएंगे और हिंदू खतरे में है। और एक चीज मैं जोड़ दूं इसी के साथ, अभी हम जब बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आज की हेडलाइन बिल्कुल बदल दी गई है और आगे अभी चर्चा उसे प्रधानमंत्री भी उठाएंगे, मैं ये बिल्कुल निश्चित कह सकता हूं। पॉपुलेशन को लेकर एक नई बहस, एक नया कोई आंकड़ा आया है और उसको लेकर कि भाई हिंदुओं की पॉपुलेशन
गिर रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। ये एक नया मतलब वही एक सिलसिला लगातार जारी रहना है, किसी तरह मुसलमानों के खिलाफ भाषा ने जिक्र किया संभल का, और इसी से जुड़ा हमारा तीसरा मुद्दा है कि किस तरह से प्रशासन हो, चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में बैटिंग कर रहा है। भाजपा अपनी तरफ से जहरीले वीडियोस जारी करता है, उन्हें हटाया कब जाता है? जब वोटिंग खत्म हो जाती है। इसके अलावा लगातार प्रधानमंत्री हो, भाजपा के नेता जहरीले बयान बोल रहे हैं, राजीव कुमार खामोश बने हुए हैं। आप वोटिंग का आंकड़ा जारी करते हैं, 11 दिन बाद 5% बढ़ जाता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे हैं, जो एक नजीर रही है, एक रवायत रही है, वो सब आपने खत्म कर दिया है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? देखिए अभिसार, इस संदर्भ में जो इस तरह से कैंपसेस में और तमाम जगहों पे सोशल मीडिया में श्रद्धांजलि दी जा रही है चुनाव आयोग को, 2024 का चुनाव दरअसल बता रहा है कि एक संस्था जो पूरी तरह से गायब हो गई वह चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म है। और जिस तरह की तस्वीरें वो बता रही हैं कि लोकतंत्र में खतरे की घंटी इससे बड़ी बज नहीं सकती, जहां जनता जनार्दन और पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं से भी कोई राहत नहीं है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि अब आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया था कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष होना चाहिए, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आप समझे कि भाजपा ने उस फैसले को क्यों पलटा। नतीजा यह कि अब उसमें प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मोदी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री, ताकि वो जो 3 लोग बैठे वो सब नतमस्तक हों भाजपा के एजेंडा के सामने, और वो दिखाई दे रहा है, विच इज सो शेमफुल। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? मेरा मानना यह है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन खुद चुनाव आयोग ने कर दिया है, और लेकिन अब उसकी बात भी करना बेकार हो गया है। उसने अपने व्यवहार से साबित कर दिया है कि वो भाजपा का एक एक्सटेंशन बन गया है। सबसे पहले मैं बात यहां पर करना चाहूंगा उन वीडियोस की भाषा, वो वीडियोस जिसमें हमने देखा, एक वीडियो में एनिमेशन है, राहुल गांधी जो हैं एक अंडे को रखते हैं कुछ और अंडों के साथ, लिखा हुआ आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और फिर एक अंडा जिसमें मुसलमान, उसमें से एक मुसलमान निकलता है और वो सारे अंडों को बाहर फेंक देता है। लगातार शिकायत की जाती रही, मगर देखिए मानो चुनाव आयोग चिढ़ा रहा है विपक्ष को। हटाया कब? जब तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, कर्नाटक खत्म। हाँ, बेहूदगी देखिए, इस संस्था की बेहूदगी देखिए भाषा जी। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट आपने कोट किया विशाल, बिल्कुल मुझे लगता है इससे बड़ा इंसिडेंट और कोई हो नहीं सकता, यह बताने के लिए कि चुनाव आयोग ने अपने को श्रद्धांजलि दिलवा दी है। क्योंकि ये तो इतना ज्यादा खुलकर प्रचार था, ऐसा प्रचार जिसमें आप कहीं से भी इफ एंड बट भी नहीं निकाल सकते। आज खबरें छपी हैं कि नड्डा जी को नोटिस दी गई है, यानी कल नोटिस दी गई, मतदान हो गया, सब कुछ हो गया, आपने नफरत फैला दी, और एक के बाद एक, मतलब ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है कि आप किस तरह से हिंदू मुसलमान और एक पार्टी को जोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ यही क्यों अभिसार, देखिए ना, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग, जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनको आपने जिताया तो वोट मिलेगा, जश्न मनेगा पाकिस्तान में, और मैं तो महाराष्ट्र में जो पोस्टर छपा था, जो विज्ञापन अखबारों में छपा था, अखबार में फ्रंट पेज पे विज्ञापन छपा है कि अगर आपने इनको वोट दिया तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा, और इनको वोट दिया तो, हमें वोट दिया तो भारत में जश्न मनेगा। तो अब तो ये बिल्कुल खुला खेल है, कहीं से कोई चेक नहीं, कोई अदालत नहीं, अदालत भी नहीं, कहीं से कोई चेक नहीं। और मुकुल, हमने संभल की तस्वीरें देखी, लोग वोट डालने जा रहे थे, उनके वोटर आई कार्ड को फाड़ा गया, लोगों को धक्के देकर बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका था और उन्हें वोट देने के लिए नहीं किया। ये सारी तस्वीरें आ रही थी और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश है। प्रशासन किस तरफ काम कर रहा है हमें दिखाई दे रहा है, चुनाव आयोग खामोश है। एक व्यक्ति डींगे मार रहा है कि मैंने, वीडियो है वो सामने गुजरात का, कि भाई मैंने कितनी बार वोट डाला है, चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपने उस विज्ञापन की बात की, विज्ञापन ही नहीं, हमने इस दौर में देखा कि राम भगवान का कटआउट लगाकर वहाँ उसके बाहर, और दूसरी जगह संभल में हमने देखा कि भाई वोटर्स को किस तरह रोका जा रहा। मैं अब तक, मुझे भी कई साल हो गए वोट देते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि पुलिस वाला पोलिंग बूथ के बाहर आपका कोई आईडी चेक करता हो। ये काम आप बीएलओ के पास जाते हैं, अपनी पर्ची लेते हैं, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग बैठे हैं, पोलिंग एजेंट, चुनाव आयोग ये नहीं कर सकता ना,
तो ये जो दबंगई है ये बाहर ही कर दी जाए। तो वही रामपुर मॉडल याद आता है जो 2022 में हुआ। आपने सूरत, इंदौर, चंडीगढ़ ये सारे मॉडल देख लिए। एक रामपुर मॉडल भी था जिसे हम भूल रहे हैं कि जिसमें वोट ही ना डालने दिया जाए। लेकिन ये भी फिर भी अच्छा हुआ कि संभल था, और वहां पर यूपी में इस बार सबसे ज्यादा वोट हुआ है, 62% से ऊपर। इसके बावजूद रोकने, अब ये देखिए कि किस तरह से चीजों को, उन्हें यही डर था कि लोग ना निकले। आपने जिक्र किया अदालत का, मैं चाहूंगा यहां पर अदालत के सामने केसेस हैं भाषा। अदालत चाहता तो सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेता इन मुद्दों का, इन पर कार्रवाई की बात करता, मगर अदालत भी पूरी तरह से खामोश है, जो अपने आप में कितना दुखद है। कम से कम ये जो वीडियोस चल रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, और आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू रहे। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, सबसे बड़े कानून के और संविधान के रक्षक, लेकिन वो पूरी तरह से गायब। और मुझे लग रहा है अभिसार, इस बार जिस तरह से खेल हो रहा है कि अगर वोटर आपका नहीं है तो आप उसे वोट डालने नहीं देंगे। मतलब सोचिए, किसने सोचा था कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज ट्रेनें कैंसिल कर देगी क्योंकि वो असम जा रहे हैं। 10 ट्रेनें उन्होंने कैंसिल कर दी, बाकी रीशेड्यूल कर दी, क्योंकि मुस्लिम जो लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, वो जा रहे थे उसमें। हजारों की तादाद में लोग वोट नहीं डाल पाए। आप देखिए कि गुजरात की जो केस है, फिशरमैन जिनके आपने घर गिराए, 700 खाली एक बस्ती के जिनके नाम गायब हैं, 700 लोग, और यहाँ पे हर जगह। तो मुझे लगता है यह भी एक टेस्ट केस है जिसको अखिलेश ने बहुत अच्छे ढंग से कहा संभल वाले में। मैं कहूंगी वाकई आज की तारीख में जो वोट डाल रहे हैं, जिनके बारे में कोट अनकोट है कि वो मोदी जी को नहीं वोट डाल रहे हैं, उन्हें हिम्मत और लड़ाई करते हुए वोट डालना पड़ रहा है। ये आज का लोकतंत्र है हमारा। और मैं वही सवाल अपने दर्शकों से बार बार पूछना चाहता हूं, ऐसे में भाजपा जीत भी जाए तो ये कैसी जीत है? हम साफ तौर पर देख रहे हैं सिस्टम पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ काम कर रहा है। सिस्टम उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहा है जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो इस सरकार के वोटर्स नहीं हैं। और ये ना भूलें, पिछली बार 60% से ज्यादा लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, तो क्या अब उनके खिलाफ जंग छेड़ दी जाएगी? यह अपने आप में बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही शर्मनाक है, और भारतीय लोकतंत्र के लिए यह धब्बे से कम नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल, और भाषा इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।